वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस और बीईओ की डे वाइज सीरीज में। और अब ये सीरीज जो है आरओ के लिए भी है क्योंकि री एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की या फिर पीसीएस की या फिर बीईओ की, तो इस डे वाइज सीरीज को फॉलो करिए। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज को फॉलो करके आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कम समय में कवर कर सकते हैं। हमारी डे वाइज सीरीज की विशेषता है कि यहाँ पर हम टॉपिक तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ ही में लगा लेते हैं जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है यूपी स्पेशल में, उसमें हम बात करेंगे यूपी की मिट्टियों की। ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन हाँ एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक है यूपी की जलवायु हो गई, यूपी का भूगोल हो गया, यूपी की मिट्टी हो गई, ये प्री से ज़्यादा मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जब आप मेंस देने जाओगे, चाहे वो मेंस हो यूपी पीसीएस का या फिर आरओ का या फिर मुख्य रूप से बीईओ का, क्योंकि वहाँ पर पूरा मेंस आपको लिखना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे आज यूपी की मिट्टियों की। देखो, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। भाभर, तराई, जलोढ़, इसके अलावा विंध्य, लाल और पीली, इसके अलावा बुंदेलखंड, काली मिट्टी और लाल मिट्टी और अरावली। तो 6 इसके हिस्से हैं, जान लो। भाभर है, फिर तराई है, फिर जलोढ़ है, ठीक है, उसके बाद आपका विंध्य है, इसके बाद बुंदेलखंड है और फिर अरावली है। तो टोटल 6 हिस्से हैं। ठीक है, इनके बारे में आप जानते हैं आगे। गंगा यमुना के मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखो, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, जलोढ़ जो मिट्टी है साथियों, हमेशा ध्यान रखना, ज्योग्राफी में हम इसे पढ़ेंगे। जलोढ़ जो मिट्टी है साथियों, ये बनाई जाती है नदियों के द्वारा। ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं नदियाँ, और चूंकि नदियों के द्वारा ये बनी है तो नदियों के किनारे ही मिलेगी। तो नदी के किनारे जो आपको मिट्टी मिलती है वो हमेशा जलोढ़ होती है, और जिस मिट्टी को बनाया ही नदियों ने है तो वो मिट्टी तो उपजाऊ होगी ही। इसीलिए जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, या हम कहें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यही होती है। ठीक है, देखो, गंगा यमुना के मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कांप, कीचड़ व बालू से हुआ है। गंगा यमुना के मैदान में कहीं कहीं लवणीय और क्षारीय मिट्टी भी मिलती है, जिन्हें सामान्य भाषा में ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह कहा जाता है। ध्यान रखना, ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह 8 हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह कितने, 8, और यूपी में कितने, मतलब मुख्य मिट्टियां कितनी है, 6। ये बात आपको ध्यान रखनी है सीधे सीधे, खासकर ये वाला पॉइंट तो स्पेशल ध्यान रखना। यूपी में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20, कई बार पेपर में आ चुका है, और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9, ये भी आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र मथुरा, आगरा जिलों में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि आगरा में एक तो गर्मी बहुत पड़ती है और दूसरा मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, तो फिर मरुस्थल जैसे ही कंडीशन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर, करेल व कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए, काली मिट्टी जो होती है, ध्यान रखना, काली मिट्टी को बनाया जाता है ज्वालामुखी के द्वारा। काली मिट्टी आपको वहीं मिलेगी जहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं हुई हैं। और अगर आप मध्य भारत के हिस्से को देखोगे, जो पठारी इलाका है हमारा, वो टच होता है बुंदेलखंड से, क्योंकि बुंदेलखंड खुद पठार है। तो इसी वजह से चूंकि बुंदेलखंड खुद पठार है और पठार को बनाता है सामान्य रूप से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है वो, क्योंकि अब ज्वालामुखी से है तो फिर ऑब्वियस बात है काली मिट्टी वहीं पर मिलेगी। बात समझ रहे हैं? लाल मिट्टी परवा या पड़वा या मार या राकड़ या भोट्टा मिट्टी बुंदेलखंड में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन जल से होता है, ध्यान रखना। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला क्षेत्र चंबल नदी क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये कई बार पेपर में आ चुकी है। अवनलिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चंबल। किस नदी की वजह से होता है? तो मतलब जो इलाका है वो कौन सा है? वो है इटावा। अगर इलाके की हम बात करेंगे तो अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है वो है इटावा। और किस नदी की वजह से ये होता है? तो नदी का नाम है चंबल। ध्यान रखना। और जब भी अवनलिका अपर्दन होता है तब निर्माण होता है बीहड़ का। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले आगरा और इटावा हैं। इटावा सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। अवनलिका अपर्दन के कारण बीहड़ बनते हैं, जो मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा हैं। ठीक है। भाबर क्षेत्र की मिट्टियां उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सहारनपुर और बिजनौर के पश्चिमी भाग में मिलती हैं। तराई क्षेत्र की मिट्टियां भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती हैं। तराई मृदा को मोटे तौर पर दोमट मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है। ठीक है, भारत का भी है, यूपी का ही नहीं है, भारत का भी है। यह पूर्व से पश्चिम तक मैदानी क्षेत्रों में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टियां मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई हैं। मैंने ऊपर आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी को कौन बनाती है? हमेशा नदियां बनाती हैं। विंध्य क्षेत्र की मिट्टियां उत्तर प्रदेश के बघेलखंड अथवा विंध्याचल पठार के अंतर्गत मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली जिलों के क्षेत्र में पाई जाती हैं। मार मिट्टी जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा के हिस्सों में पाई जाती है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। काबर काली मिट्टी बुंदेलखंड के ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर जिलों में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। पड़ुआ या परवा मिट्टी उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर समेत बुंदेलखंड के सभी जगह पाई जाती है। अरावली मिट्टियां आगरा जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अरावली मिट्टी, आ से अरावली, आ से आगरा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यह लाल रंग की होती है। इन्हें चंबल व सहायक नदियों के द्वारा लाया जाता है। माट व बंजर मिट्टियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिलों में पाई जाती हैं। भाट मिट्टियां कुशीनगर में पाई जाती है। भाट मिट्टी। भूर मिट्टी ऊपरी गंगा दोआब क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है। उत्तर प्रदेश में लवणीय और क्षारीय मिट्टियों के अंतर्गत सर्वाधिक 12,95,000 क्षेत्रफल पाया जाता है। प्रदेश में क्षारीय और लवणीय मिट्टी अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे कासगंज में भी अगर आप देखोगे ना तो इसमें कासगंज जिला भी आ जाएगा। हमारे यहाँ पर भी क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी की अगर कुछ फसलें अगर हम देखें तो जैसे एक फसल है जामुन, क्षारीय मिट्टी में होती है, ध्यान रखना। या बरसीम, ये भी क्षारीय मिट्टी में होती है और ये कासगंज में खूब होते हैं। बरसीम हो गया। इसके अलावा एक फसल होती है फालसा नामक एक छोटा सा बीज, मतलब एक छोटा सा फल ही होता है, खाने में बहुत खट्टा सा, वो भी बहुत होता है, तो कासगंज में भी है ये। आगे देखो, आगे है जलोढ़। इसका स्थानीय नाम है कांप। खादर का, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखो, जलोढ़ का स्थानीय नाम है कांप। खादर का स्थानीय नाम है कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ। बांगर का स्थानीय नाम है उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई दोमट। लवड़ी और क्षारीय मिट्टी के नाम है रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर, थूर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बुंदेलखंड की लाल मिट्टियों को कहते हैं पड़ुआ या राकर। बुंदेलखंड की काली मिट्टी को कहते हैं मार मृदा, ध्यान रखना। काबर, रेगोर या कपास मिट्टी। विंध्य क्षेत्र की मिट्टी को भी मार कहा जाता है, काबर कहा जाता है, रेगोर, कपास, ये भी सेम है। और विंध्य क्षेत्र की मिट्टियों को भोंटा अथवा मोटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नदी, झील और सिंचाई के बारे में थोड़ा बात करेंगे यूपी की। देखो, सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ताप्ती और सोन। ठीक है, ये 8 रिवर क्षेत्र हैं यूपी में। बेसिन क्या होता है? बेसिन होता है किसी भी नदी के किनारे का जो इलाका होता है। जैसे कोई रिवर जहाँ से फ्लो हो रही है, इस तरीके से मान लो कि रिवर जा रही है, तो इसके किनारे का जो इलाका होगा इसको कहेंगे हम लोग बेसिन। जैसे हम कह रहे हैं गंगा बेसिन, तो गंगा के किनारे का उपजाऊ इलाका बेसिन होगा। कन्नौज से वाराणसी तक गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है,
बीओडी कानपुर से प्रयागराज तक मिलता है। ठीक है, अगर किसी पानी का बीओडी ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है वो जगह प्रदूषित हो रही है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना आईआईटी कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है। पूरी गंगा की लंबाई देखोगे तो लगभग 2525 किलोमीटर है, जिनमें सबसे ज़्यादा लंबाई अपने यूपी में ही है 900। और यूपी में भी गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है? बदायूं में है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। ठीक, 2016 में नीदरलैंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौते के बीच गंगा नदी की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट में सहयोग प्रदान करने के लिए समझौता किया गया था। अच्छा, वैसे तो यमुना ही है, बट कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि सबसे गंदी नदी गोमती या हिंडन है, लेकिन पेपर में आया तो फिर आप यमुना ही लगाना, ध्यान रखना। गंगा उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, जिसके बाद ये गंगा के रूप में परिवर्तित होती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो मैंने आपको बताई, जिसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, लगभग 900। यह उत्तर प्रदेश यह भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मैदानी भाग से प्रभावित होते हुए, मतलब मैदानी भागों में गंगा हरिद्वार से एंटर करती है, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा एंटर करती है बिजनौर से। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती हुई बलिया से होते हुए बिहार में चली जाती है। तो यूपी के टोटल 28 जिलों में होकर के बहती है गंगा। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा पर प्रयागराज में हल्दिया तक स्थित है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। तो NW1 जो है वो अपने यूपी में ही है, जाता है प्रयागराज से हल्दिया। गंगा के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी रामगंगा है, ध्यान रखना। यह बिजनौर के कालागढ़ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा की कुल लंबाई 596 किलोमीटर है। प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहते हुए यह रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, हाँ, तो आपको ध्यान रखना है। गंगा के बाएं तट पे आने वाली पहली प्रमुख नदी कौन सी है? रामगंगा है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड से निकलती है और बिजनौर के कालागढ़ नामक स्थान पर यूपी में एंटर करती है और जिम कॉर्बेट से होते हुए कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, ध्यान रखना। सरयू या घाघरा जो रिवर है ये बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, लखीमपुर खीरी से होते हुए प्रभावित होती है। अयोध्या इसके दाहिने तट पर है, ध्यान रखना। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा करके यह बलिया और छपरा के बीच गंगा से मिल जाती है। देवरिया जनपद के बहरज उपनगर में राप्ती इसमें मिल जाती है, ध्यान रखना, राप्ती। ठीक है, राप्ती के किनारे ही शहर बसा हुआ है गोरखपुर, ध्यान रखना, राप्ती नदी के किनारे। शारदा व काली नदी कुमायूं श्रेणी के मिलाप नहीं है, एक्चुअल में इस ग्लेशियर का नाम है मिलाम, ध्यान रखना। मिलाम वो गलत लग गया है। मिलाम हिमनद से निकलती है। इसे कुमायूं में गौरी गंगा तथा मैदान में काली गंगा के नाम से जाना जाता है। धामी और लीसड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। यह पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और सीतापुर के बहरामपुर में सरयू में मिल जाती है। शारदा। राप्ती का पुराना नाम इरावती है। यह नेपाल के रुकमकोट से निकलती है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। रोहिणी और बूढ़ी गंडक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती, बहराइच से होते हुए बहती है। यह देवरिया जिले के बहरामगंज में सरयू से मिल जाती है। इसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है। किसको? राप्ती को। ठीक है। चंबल, बेतवा, केन और सोन उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी मालवा पठार एमपी स्थित जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखना। चंबल का उद्गम बता रहा है यहाँ पर। यह नदी उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यह यमुना से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश के मिलन बिंदु के समीप चंबल की लगभग 425 किलोमीटर लंबाई को राष्ट्रीय चंबल नदी उद्यान घोषित किया गया है, ध्यान रखना।
गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज चंबल पर बनी प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। काली सिंध मतलब पार्वती, काली सिंध और बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल एक चीज़ के लिए और फेमस है, वो आप ध्यान रखना, और वो है घड़ियाल। चंबल को कहते हैं घड़ियाल नदी, क्योंकि इसी नदी पर जो है बहुत सारे घड़ियाल पाए जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि यूपी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में बात करेंगे यूपी के प्रमुख जलप्रपात यानी झरनों की। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।